लर्निंग हरियाणा यूट्यूब चैनल की ओर से सभी साथियों को नमस्कार, राम राम। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था डॉबराइनर के त्रिक नियम और न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, इसके अलावा मेंडलीफ के आवर्त सारणी के बारे में। अब पढ़ेंगे मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपलब्धियां। अच्छा, उससे पहले मैं एक बताता हूं कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कितने समूह बताए गए थे। 18 समूह, जिसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं, ग्रुप्स। क्या लिखते हैं, ग्रुप्स। और 7 आवर्त, जिनको क्या बोलते हैं, पीरियड्स। अब जो ग्रुप में क्या है, जो खड़े कॉलम है, यानी जिसको बोलते हैं वर्टिकल, जिसको ऊर्ध्वाधर भी बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर या जो खड़े कॉलम होते हैं उनको क्या बोलते हैं, समूह। और जो पड़े यानी हॉरिजॉन्टल को क्या बोला जाता है, आवृत। और किसी भी आवृत में लेफ्ट टू राइट जाते हैं और ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम। किसी भी आवृत में बाएं से दाएं जाएंगे और समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे। तो अब पढ़ेंगे जो मेंडलीफ की आवर्त सारणियाँ की उपलब्धियाँ थी, क्या थी, अचीवमेंट ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। अचीवमेंट क्या क्या थी, इससे पहले यही याद रखना, इसमें 18 समूह हैं और 7 आवर्त है। कितने समूह हैं, 18 और आवर्त। जब मेंडलीफ की आवर्त सारणी का अध्ययन करते समय कई बार क्या है, अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को कम द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले रखा गया। पहले एक बार इसको अध्ययन करने से पहले, क्योंकि जब सारे ही साइंटिस्ट किसका अध्ययन कर रहे थे, किसके ऊपर बेस कर रहे थे, बढ़ते द्रव्यमान में। लेकिन इसमें क्या है, जो जैसे हम कोबाल्ट और निकिल की बात करें, किसकी, कोबाल्ट व निकिल। कोबाल्ट का कितना था, 58.9 और निकिल का जो द्रव्यमान था 58.7 ग्राम। कोबाल्ट और निकिल। इसके अलावा दूसरी, इसको हम उपलब्धि तो नहीं कह सकते, लेकिन इसने कुछ गैप या खाली जगह छोड़ी अपनी पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि जो बाद वाले तत्व खोज हुए वो इनमें सही क्या हो गए, फिट हो गए। जैसे उसने क्या, एका संस्कृत का शब्द है, एका एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, बेरिलियम, एका एल्यूमिनियम, जो कि क्या है, संस्कृत भाषा का शब्द है। किसका है, जो बाद में क्या क्या अध्ययन हुए, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। और एक इसने क्या किया, बिना व्यवस्था को छेड़े हुए उस समय अक्रिय गैस कौन कौन सी थी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, उस समय तक ज्ञात तत्व नहीं थे। इनका बिना पूरे सिस्टम को छेड़े, व्यवधान डिस्टरबेंस किए, इनका अलग से क्या बन गया, ग्रुप बन गया। क्या बन गया, अलग से ग्रुप बन गया। क्योंकि और वैसे भी इनकी वायुमंडल में जो मात्रा है बहुत ही क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, कम होती है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी की सीमाएं क्या थी, अभी हमने उपलब्धियां पढ़ी थी, अचीवमेंट पढ़ी थी, अब पढ़ेंगे इसकी लिमिटेशन। क्या पढ़ेंगे, लिमिटेशन। जो अक्षार धातुएं होती हैं, अक्षार धातुएं, जिनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल। क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल। कौन कौन सी है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम। अक्षार धातुएं कौन सी है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम।
तो इनसे किसका परमाणु विन्यास मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिलता है हाइड्रोजन का। किसका मिलता है, हाइड्रोजन का। और इनके आखिरी कक्ष में भी क्या इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन के भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन। क्या है, वन इलेक्ट्रॉन। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो हाइड्रोजन किसकी तरह द्वि परमाणु या डाई एटॉमिक बन जाता है, द्वि परमाणु बन जाता है। किसकी तरह, जैसे हैलोजन होते हैं कौन से होते हैं, हैलोजन, जिसको हम एक्स से लिखते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है, हैलोजन। इनके भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन इनको मिल जाता है तो ये क्या बन जाते हैं, द्वि परमाणु। किसकी तरह, नियोन की तरह, हीलियम की तरह और आर्गन की तरह ये क्या बन जाते हैं, जिनको हम नोबल गैसेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोबल गैसेज। यहाँ ध्यान से समझो सारा सिस्टम। जो हाइड्रोजन है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, एक, क्योंकि वो पहले नंबर पे आता है। किस पे आता है, पहले नंबर पे। अगर उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो हीलियम की तरह द्वि परमाणु को बना सकता है जैसे, और इनको भी क्या मिल जाए, एक इलेक्ट्रॉन, ये भी द्वि परमाणु को बन जाते हैं। दूसरी ओर हाइड्रोजन अगर एक इलेक्ट्रॉन वही छोड़ दे तो किसकी तरह व्यवहार करेगा, अक्षार धातुओं की तरह। किसकी तरह, अक्षार धातुएं। इसलिए वह हाइड्रोजन को सूटेबल जगह नहीं दे पाया। कौन, मेंडलीव। सबसे बड़ी कमी ये थी भाई वो हाइड्रोजन को फिक्स जगह नहीं दे पाया। यानी कई साइंटिस्टों को मानना है भाई ये यहाँ आएगा और कईयों का मानना है कि हैलोजन के ऊपर आएगा। तो इसके बाद जब कुछ दिनों के बाद या कुछ सालों के बाद किसकी डिस्कवरी हुई, आइसोटोप की। किसकी, आइसोटोप। आइसोटोप क्या होते हैं, समस्थानिक। क्या होते हैं, समस्थानिक। वे एटम के एक ही एलिमेंट जिनका जो एटॉमिक नंबर वो तो क्या होता है, सेम। क्या होता है, सेम बट डिफरेंट मास नंबर। लेकिन जब इन्होंने बताया मेंडलीव ने में बढ़ते परमाणु द्रव्यमान में लिखते हैं तो हाइड्रोजन के 3, 1H1, 1H2 और 1H3। जब इनका परमाणु द्रव्यमान 1, 2, 3 हुआ तो 3 नंबर तो इन्हीं के हो गए, लेकिन इन तीनों को क्या कर दिया गया, इकट्ठा रख दिया गया। तो ये हाइड्रोजन के बारे में कंट्रोवर्सी थी इसकी सारणी में, वे इसको ये सही जगह नहीं दे पाया। इसके बाद जब हम ऊपर से नीचे बढ़ते हैं, ऊपर से जब नीचे बढ़ते हैं जो परमाणु द्रव्यमान बढ़ता है वो एक फिक्स रेंज में नहीं बढ़ता। तो ये भी नहीं अनुमान भाई जो दो तत्वों के बीच में कितने एलिमेंट और आ सकते हैं। इस तरह से ये मेंडलीव की आवर्त सारणियाँ की क्या थी, फॉल्ट थी, लिमिटेशन थी। तो अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। क्या पढ़ेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी, जिसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं या आधुनिक आवर्त नियम भी बोलते हैं। हेनरी मोजले नामक साइंटिस्ट ने, हेनरी मोजले, कब नियम दिया, 1913 के अंदर। कब दिया, 1913 के अंदर हेनरी मोजले नामक वैज्ञानिक ने एक नया नियम दिया। अभी तक हम किसके ऊपर पढ़ते आ रहे थे, परमाणु द्रव्यमान के ऊपर, जो कि किसमें फॉल्ट पाया गया, मेंडलीव की लिमिटेशन के अंदर। भाई जब परमाणु द्रव्यमान बढ़ता है तो एक फिक्स रेंज में नहीं बढ़ता या फिक्स नहीं होता, ये पता नहीं चलता भाई बीच में कितने और एलिमेंट आ सकते हैं। तो हमने जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी वो क्या पढ़ा था, तत्वों, जो मेंडलीव वाली बताता, तत्वों का बढ़ता परमाणु द्रव्यमान, बढ़ता परमाणु द्रव्यमान, उनका आवर्त
फलन होता है। ये पढ़ा था हमने मेंडलीव की टेबल में। लेकिन अब क्या है, तत्वों का बढ़ता परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या, उनका आवर्त फलन होता है। क्या होता है? आवर्त फलन होता है। क्या होता है? आवर्त फलन होता है। इसको क्या लिख सकते हैं? इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो इसको क्या कहेंगे? जो इट स्टेट्स दैट एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन when they are arranged increasing atomic number। जब उनको बढ़ते परमाणु द्रव्यमान में परमाणु संख्या में लिखा जाए तो उनका क्या होता है? एक आवर्त फलन होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है। ये कौन सा है? हेनरी मोजले ने नया नियम दिया था जिसको बोलते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। और इससे पहले वाले किस पे बेस थे? सब परमाणु द्रव्यमान पे। और अब किस पे बेस है? सारे परमाणु संख्या पे। परमाणु संख्या क्या होती है? प्रोटॉनों की संख्या। और ये पहले वाले सभी किस पे बेस थे? द्रव्यमान संख्या पे। वे जब एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन व्हेन दे आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ये कौन सा लॉ कहता है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहता है। क्या कहता है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहता है। कौन सा लॉ है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब नया टॉपिक है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति। इससे पहले भी हमने पढ़ा था जी, जो आपका मेंडलीव था उसमें कितने समूह हैं? 18 ग्रुप्स। कितने हैं? 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स। यानी कि ये समूह हैं और ये सब क्या है? आवर्त। 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं। तो इस तरह से ये तत्व खड़े कॉलम है जो उनको क्या बोलते हैं? समूह बोलते हैं। और जो पड़े कॉलम है उनको क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं। जब हम किसी समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो संयोजी कक्ष में संयोजकता क्या रहती है? समान रहती है। जैसे हम फ्लोरीन क्लोरीन का जिक्र करें, किसका जिक्र करें? फ्लोरीन का। ये 9 होता है, ये 17 होता है। तो 2 और 7 यहाँ क्या आ जाएंगे? 2 8 7। तो सभी में संयोजी कक्ष में इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे? समान रहेंगे। और जब किसी आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो संयोजकता कोष में क्या फ़र्क पड़ेगा? इलेक्ट्रॉनों का फ़र्क पड़ेगा। पहले ये बढ़ेगा फिर उसके बाद घटता शुरू हो जाएगा। वो डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो जैसे किसी भी इलेक्ट्रॉन में कैसे इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं हम 2n का स्क्वायर से पढ़ा हमने पिछली वीडियो में। अब जो हाइड्रोजन की स्थिति क्या रहेगी? अनिश्चित रहेगी। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है। ये कहाँ जा सकता है? ग्रुप नंबर 1 में भी जा सकता है ये, और ग्रुप नंबर 17 में भी जा सकता है। क्योंकि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो ग्रुप 1 में चला जाएगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो ग्रुप 17 में चला जाएगा। और किसी भी एलिमेंट में या किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप कर सकते हैं? वो 2n के स्क्वायर से। और कितने सेल होते हैं? K L M N, या इनको लिख सकते हैं 1 2 3 4 n, जहाँ पर क्या है? कोई भी संख्या है, कोई भी नंबर है। क्या है? कोई भी संख्या है, कोई भी क्या है? नंबर है। तो जैसे n की वैल्यू 1 रखेंगे तो K सेल में कितने आ जाएंगे? 2। जैसे 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 और 2 से मल्टीप्लाई। n बराबर 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 4 दूनी 8। l में कितने? 8। जब n की वैल्यू 3 रखेंगे, 3 स्क्वायर 9 और 9 2 जा 18। m में कितने आ जाएंगे? 18। और अब n की वैल्यू 4 रखेंगे, यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 16 दूनी
32। यहाँ पर n में कितने आ सकते हैं? 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इस तरह से ये क्या है, हम इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति करते हैं। 9th क्लास में ये हमने पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? 9th क्लास में। अब नया टॉपिक है आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति। तो क्या क्या होता है? संयोजकता देखो, वैलेंसी, वैलेंसी क्या बोलेंगे इसको? वैलेंसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वैलेंसी। क्या बोलेंगे? वैलेंसी। क्या बोलेंगे? वैलेंसी का ही डिस्कस करेंगे। किसका डिस्कस करेंगे? वैलेंसी का। किसका? वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? किसी भी एटम के आखिरी कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी भी एटम के या परमाणु के आखिरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे हाइड्रोजन का 1 है तो इसकी क्या है? वैलेंसी 1। इसके बाद हीलियम 2, लिथियम 3 है तो पहले में 2 और नेक्स्ट में 1, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1। इसको बोलते हैं वैलेंसी। किसी भी समूह के अंदर, ग्रुप के अंदर हम कैसे जाते हैं? टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे। वैलेंसी क्या रहेगी? सेम रहेगी। किसी भी समूह के अंदर वैलेंसी क्या रहेगी? समूह रहेगी या ग्रुप में क्या रहेगी? सेम। लेकिन आवर्त के अंदर जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, बाएं से दाएं जाएंगे, तो फर्स्ट टू 4 क्या है? वो इंक्रीज होगी, हमने पढ़ा है। फिर उसके बाद हम उसको 8 में से सब्ट्रैक्ट करते चले जाते हैं। तो ये किसका कंसेप्ट है? वैलेंसी का। फर्स्ट टू 4 इंक्रीज, आफ्टर 4 वी सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम 5, 6, 2 और 5, फिर 6, फिर 7, 8। इस तरह से लास्ट में कहाँ वैलेंसी पहुंच जाती है? 0 के ऊपर वैलेंसी पहुंच जाती है। किसकी? नोबल गैसेज। परमाणु साइज या एटॉमिक साइज क्या है? देखो मान लो ये क्या है? न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। क्या है ये? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये हमने पढ़ा है। और इलेक्ट्रॉन इसको बाहर को चक्कर लगाते हैं। मान ले इस तरह से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। नाभिक के सेंटर से, नाभिक के केंद्र से, और जिस सेल में, जिस आखिरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं? चक्कर। वहाँ तक की जो दूरी है, परमाणु आकार देखिए क्या होता है? नाभिक के केंद्र से लेके और आखिरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन जहाँ तक चक्कर लगाता है उसको बोलते हैं परमाणु आकार या परमाणु साइज। नाभिक के केंद्र से लेके, नाभिक के केंद्र से लेके और आखिरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, यहाँ तक लगाता तो यहाँ तक परमाणु साइज हो जाता, और आगे तक लगाता तो परमाणु, अगर यहाँ तक होता तो परमाणु आकार कहलाता। तो ये पूछा जाता है किसी भी आवर्त में या किसी भी समूह के अंदर, किसी भी आवर्त के अंदर या किसी भी समूह के अंदर परमाणु आकार कैसे बदलता है। किसी भी समूह के अंदर या किसी भी आवर्त में, मैं इसको दोबारा से बनाता हूँ। मान लो ये क्या है? न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। और ये क्या है? इस तरह से यहाँ तक इसका परमाणु आकार है। पहले हम पढ़ेंगे किसी भी आवर्त के अंदर, किसी भी आवर्त में कैसे जाते हैं? लेफ्ट टू राइट या बाएं से दाएं, बाएं से दाएं जाएंगे, लेफ्ट टू राइट। अगर हम दूसरे आवर्त की बात करें, किसकी बात करें? दूसरे आवर्त की, तो लिथियम के बाद किस में जाएंगे? बेरिलियम में, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ये सेकंड पीरियड है। कौन सा है? सेकंड पीरियड है। दूसरा आवर्त, किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं भी बोल सकता है, या किसी भी आवर्त में जाने पर परमाणु साइज कैसे बदलता है। ये नहीं पूछेगा घटेगा या बढ़ेगा। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जैसे हम यहाँ इसकी परमाणु जो संख्या है 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, 10। हमने अभी पढ़ा किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर
परमाणु साइज क्या होता है, घटता है। परमाणु साइज घटता है। क्यों घटता है, देखो अब हमने 2n² का मेथड पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था, 2n² का मेथड पढ़ा था। इसके अनुसार क्या है, फर्स्ट सेल में के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, एल में 8, एम में 18 और एन में 32। ये हमने पढ़ा था किसके मेथड से, 2n² से। हमने अभी बता दिया कि परमाणु साइज घटता है। क्यों घटता है, जबकि परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ता है। परमाणु संख्या बढ़ती है बाएं से दाएं जाने पर। हम देख रहे हैं 3 से कहाँ पहुंच गई, 10 पे। लेकिन परमाणु साइज, परमाणु आकार घटता है। क्यों घटता है, अब मान ले मैं इसको फिगर से समझाऊं। लिथियम, कहाँ से शुरू करूं, लिथियम। लिथियम का केस लेकर चलूं तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, 3, 2 और 1 बच गया। पहले में 2 दिखा दिए मैंने, तीसरे में क्या बच गया, 1। कितना बच गया, 1। लेकिन ये कौन सा सेल है, ये तो के सेल है। कौन सा सेल है, के। ये कौन सा, एल। एल सेल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8। अब जब बेरिलियम पे जाएगा तो बेरिलियम वाला सेल इलेक्ट्रॉन भी इसी सेल में इंटर करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि एल सेल में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ सकते। एल सेल में ये के है और बेरिलियम का भी इसी प्रकार करते हैं, बोरोन का भी, कार्बन का भी, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का और नियोन का। फाइनली नियोन तक के इलेक्ट्रॉन एल सेल में ही आ जाएंगे, 8 के 8। जब न्यूक्लियस के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन का क्या था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम था, फिर 2 हुए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसने थोड़ा सा बढ़ाना शुरू किया, फिर 3 हुए, 4 हुए और फाइनली कितने हुए, 8। कितने हुए, 8। अब बहुत ज़्यादा फोर्स से उनको अपनी ओर खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिससे साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज। दोबारा देखो, जब हम लिथियम से नियोन की तरफ जाते हैं, सेकंड पीरियड के अंदर जाते हैं, परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियस चार्ज वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। और जहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाए तो ये उल्टा होता है साइज के। साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइज डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन था तो कम फोर्स से खींच रहा था, 2 हुए, थोड़ा सा और फोर्स लगा, 3 हुए, फोर्स लगाते लगाते इन इलेक्ट्रॉनों को बहुत ज़्यादा फोर्स से अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, जिससे साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार या साइज घटता है, किसी भी आवृत्ति में जाने पर। किसी भी आवृत्ति में जाने पर। तब पढ़ेंगे किसी भी ग्रुप के अंदर एटॉमिक साइज कैसे चेंज होता है, कैसे चेंज होता है। किसी भी समूह में, यानी समूह में कैसे जाएंगे, ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज क्या होना चाहिए, अभी तो हमने ऐसे पढ़ा था, घटता है, और ऐसे बढ़ना चाहिए, ऐसे बढ़ना चाहिए। हम देख रहे हैं लिथियम के अंदर 152, सोडियम के अंदर 186, पोटासियम के अंदर 231, रूबिडियम में 244 और सीजियम में 262। ये सब क्या है, पिकोमीटर। क्या है, पिकोमीटर। एक मीटर में कितने पिकोमीटर होते हैं, 10 की शक्ति -12 पिकोमीटर। कितने होते हैं, 10 की शक्ति -12 पिकोमीटर। तो ये क्या है। और हाइड्रोजन की एटॉमिक रेडियस पूछी जाती है कई बार, 37 पिकोमीटर। दोनों समान आएंगे। हाइड्रोजन की पूछी जाती है। तो अब बात आती है, हमने लेफ्ट टू राइट तो इसको क्या पढ़ लिया, घटता है। और हम देख रहे हैं ऊपर से नीचे बढ़ रहा है 152 से 262 पे। लेकिन अब देखें कैसे, लिथियम का केस देखते हैं हम। वही लिथियम में इलेक्ट्रॉन पहले सेल में, के सेल में 2 और एल में 1। नियोन पे जाके ये क्या, कितने भर गए थे, 8। 3 4 5 6 7 8। अब सोडियम है जो 11 है। क्या है, 11। क्या बनेगा, 281।
और 1 वाला M में कितने आ गए 1। ये अब लिथियम से कहाँ पहुँच गए सोडियम। 10 के तो यहाँ तक पूरे हो गए 8। अब सोडियम में क्या है, एक नया सेल आ गया, देखो KLN। जब हम यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज नहीं बढ़ता, यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है कम। जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं, परमाणु संख्या तो बढ़ रही है भाई, 3 से 11 हो रही है, 19 हो रही है, 55 और 87, 37, 55 इस तरह से बढ़ रही है, 37, 55 और 87। लेकिन जो एक नया एनर्जी सेल, एक नया ऊर्जा कक्ष जुड़ता है, जैसे KLM, फिर क्या आ जाएगा N, एक नया ऊर्जा कक्ष जुड़ता है। और नया ऊर्जा कक्ष जुड़ने से नाभिक और आखिरी कक्ष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच में क्या हो जाता है, गैप बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, गैप बढ़ जाता है। और गैप बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसका, नाभिक का, और आखिरी कक्ष के इलेक्ट्रॉनों के बीच का वो कमज़ोर पड़ जाता है, और कमज़ोर पड़ने से उसका साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और उसमें क्या था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता था नाभिक का और इलेक्ट्रॉनों को। यहाँ पर एक नया ऊर्जा कक्ष जुड़ने से जैसे M पहुँच गया, उसमें क्या थे केवल K और L। यहाँ पर क्या है KLM, न्यू एनर्जी सेल इंक्रीज हो गया, जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, और न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, कमज़ोर हो गया। यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज तो है ही नहीं, वहाँ पर आने वाले इलेक्ट्रॉन उसी सेल में एंट्री कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आने वाले नए इलेक्ट्रॉन नई एनर्जी सेल में एंट्री कर रहे हैं, इसलिए साइज ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। नया टॉपिक है धात्विक एवं अधात्विक गुण। हमने अभी पढ़ा, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो संयोजकता क्या होती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर धात्विक गुण क्या होता है, घटता है। लेफ्ट टू राइट जाने पर धात्विक गुण घटता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन छोड़ने की जो प्रवृत्ति वो कम होती जाती है और लेने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। जो इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं वो क्या होते हैं, धात्विक, और जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो क्या होते हैं, अधातु। इसी प्रकार जब ऊपर से नीचे जाएंगे, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, साइज क्या होगा, बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, अभी पढ़ा हमने। और साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन को छोड़ना क्या हो जाएगा, आसान, और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं, धातु। ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है, और लेफ्ट टू राइट जाने पर या बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता है। अधात्विक बढ़ता है, नीचे अधात्विक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधात्विक गुण नीचे कम हो जाएगा। अब इनसे पूछा जाता है अक्षारीय प्रवृत्ति और अम्लीय प्रकृति। भाई ऊपर से नीचे जाने पर अक्षारीय प्रकृति पे क्या फर्क पड़ेगा या क्या इफेक्ट पड़ेगा। अक्षारीय प्रकृति क्या है, जो धात्विक होते हैं वो कौन से होते हैं, अक्षारीय प्रकृति। नीचे जाने पर अक्षारीय प्रकृति बढ़ती है और बाएं से दाएं जाने पर अक्षारीय प्रकृति घटती है। यहाँ बढ़ती है नीचे और लेफ्ट टू राइट घटती है। अम्लीय प्रकृति यहाँ बढ़ती है और नीचे घटती है। और एक आता लास्ट टॉपिक, विद्युत ऋणात्मकता। आपको पता है विद्युत ऋणात्मकता क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। आपको पता है कौन लेता है इलेक्ट्रॉन, अधातु। और अधातु लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं और नीचे घटते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसके जो एक्सरसाइज के और टेक्स्चुअल इनकी अलग से सारी वीडियो बनाई जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। जय श्री राम, सभी को नमस्कार।